नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम वैश्वीकरण चैप्टर को ख़त्म करेंगे बाय सपोर्टिंग मटेरियल, जो कि हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है। ओके, ये चैप्टर बहुत ही इजी है। इसके अंदर जो मेन हाईलाइट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भारत के वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक नकारात्मक जो भी इफ़ेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ये वाले। और वैश्वीकरण के विचारधारा जो होती है, वामपंथी दक्षिणपंथी, इनके बारे में पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है। और इसके वैश्वीकरण के स्तंभ कौन से, हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हीं से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। बाकी हम पूरा चैप्टर तो बाय सपोर्टिंग मटेरियल पढ़ेंगे ही। चलिए, वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णय को दुनिया के एक क्षेत्र में कार्यान्वित करते हैं जो दुनिया के दूरवर्ती क्षेत्र में व्यक्तियों के व्यवहार के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो काफ़ी हैवी डेफिनेशन दे दी। इस सिंपल सी डेफिनेशन है कि अलग अलग देश की अर्थव्यवस्थाओं को एक स्थान पर लाना, ठीक है, वो वैश्वीकरण कहलाता है, जिसमें हम राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अलग अलग प्रकार से विचारों का, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, हर चीज़ का होता है उसके अंदर आदान प्रदान। कुछ स्मरणीय बिंदु पढ़ते हैं, यानी कि मेन पॉइंट्स। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व प्रवाह है, यानी कि एक फ्लो है। प्रवाह कई प्रकार के होते हैं, जैसे वस्तु, पूंजी, श्रम और विचार का विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुफ्त प्रवाह। ये आप वैश्वीकरण की डेफिनेशन में भी लिख सकते हो। ठीक है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं और ये एक बहुआयामी अवधारणा है। ये ना तो केवल आर्थिक परिघटना है और ना ही सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक, ये सभी का मेल झोल है। ठीक है। वैश्वीकरण के कारण हम वैश्वीकरण के जो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन प्रॉब्लम ये जो पढ़ रहे हैं वो क्यों इतना क्रिएट हो गया, वो है हमें अच्छी तकनीक चाहिए होती है। ठीक है। मेन जो इसका पॉइंट होता है, टेक्नोलॉजी के लिए और व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए वैश्वीकरण को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पहला है उन्नत प्रौद्योगिकी, यानी कि अच्छी टेक्नोलॉजी, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट एवं अन्य सूचना तकनीक साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। पर्यावरण की वैश्विक समस्याओं जैसे कि सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने के लिए हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वैश्वीकरण की भूमिका काफ़ी अच्छी है, क्योंकि तो ये सारी जो प्रॉब्लम है कोई एक देश ख़त्म नहीं कर सकता, या कोई एक देश जो है अकेले सॉल्व नहीं कर सकता। इसके लिए सभी का सहयोग चाहिए। ठीक है। सुनामी है, जलवायु है, ताप वृद्धि है, जैसे कि ताप वृद्धि है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनके कारण पृथ्वी का अर्थ का तापमान बढ़ रहा है। कोई एक देश तो इसको कंट्रोल कर नहीं सकता जब तक सभी देश का योगदान ना हो। ठीक है। कुछ ऐसे इशू हैं जिनका सामना कोई एक देश अकेले कर नहीं सकता बिना सहयोग के द्वारा। चलिए, वैश्वीकरण की विशेषताएं। पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचार का गतिशील एवं मुफ्त प्रवाह। पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि। खुलेपन का मतलब ओपन मार्केट है, सब लोग आ सकते हैं, व्यापार करते हैं, सब कुछ। देशों के बीच आपसी जुड़ाव एवं अंतर्निर्भरता होती है यहाँ पे। विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारी जैसे एंथ्रेक्स, इबोला, HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव, ये दोनों क्रियाएं इसके अंदर होती हैं। और वर्तमान में कोरोना नाम का एक बंदा तो घूम ही रहा है, कोरोना। ठीक है। जो ये सब वैश्वीकरण के आप ये महामारी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। वैश्वीकरण के उदाहरण। विभिन्न देशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता। ठीक है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता, युवाओं के कैरियर के विभिन्न नए अवसरों को मिलना, किसी भारतीय का अमेरिकी कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवा प्रदान करना। इसके बारे में आपने अपनी NCERT की बुक्स में भी पढ़ा होगा, स्टोरी लाइन्स दे रखी होगी। कोई कॉल सेंटर में काम करता है, कोई MBA की डिग्री के लिए अन्य देश में पढ़ाई करना चाहता है, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं NCERT बुक में।
फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना। ठीक है। अनेक खुदरा रिटेल व्यापारियों को डर है कि रिटेल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई लागू होने से बड़ी रिटेल कंपनी आएगी और उनका रोज़गार छिन जाएगा। सबसे बड़ा खतरा होता है फुटकर व्यापारियों को, सबसे ज़्यादा। और ये वामपंथी दक्षिणपंथी में भी इन्हीं के ऊपर ज़्यादा विचार कहे भी गए हैं। ठीक है, क्योंकि इनके कारण जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, उनका काम धंधा खराब हो जाता है। एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, जैसे ये मैकडी है, बर्गर किंग है, अच्छी बात है, इनके अच्छे हैं बर्गर, लेकिन इनकी दुकानों के बाहर, इनके जो स्टोर्स होते हैं यानी कि कैफ़े के बाहर जो एक आम रेडी पे जो बेच रहा है अपना, क्या कहते हैं, कोई भी सामान, जैसे कि दही बल्ले हैं और बर्गर हैं, नॉर्मली है को, तो कोई भी इंसान जो है पहले आज के टाइम में मैकडी में या बर्गर किंग में चला जाता है, लेकिन आम जो इस देश का नागरिक जो बंदा बना रहा है, इस देश का जो भी व्यक्ति, जो छोटा व्यापारी है, फुटकर व्यापार जो भी आप कह सकते हो, उससे कोई सामान नहीं खरीद रहा था, यानी कि उसका काम क्या है, खतरे में है। और वो जो आउटसाइडर कंपनीज हैं उनका माल ज़्यादा बिक रहा है। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है, यानी वैश्वीकरण के कारण कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। ये उदाहरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकृति के हो सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन 6 मार्क्स से यही आता है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव बताओ, क्योंकि वैश्वीकरण के दोनों इफ़ेक्ट हुए हैं। इससे व्यापार भी बढ़ा है, देश की संस्कृति भी बेकार हुई है। ये सारी चीज़ें हैं। फुटकर व्यापारियों को खतरा मंडराता है, देश की जीडीपी ग्रोथ में हेल्प भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें। वैश्वीकरण के प्रभाव मुख्यतः 3 प्रकार के, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। वैश्वीकरण के प्रकार है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। इनको अच्छे से पढ़ना ज़रूर, ये एग्ज़ाम में हमेशा आते, तीनों को एक साथ नहीं पूछते, एक पर्टिकुलर टॉपिक पूछते हैं, राजनीतिक या आर्थिक या सांस्कृतिक। एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ इनकी अच्छे से तैयारी करें। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य अब कुछ 6 मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा तक ही सीमित है। अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। राज्य की प्रधानता बरकरार है तथा उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही। इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि अपडेट टेक्नोलॉजी, विकसित टेक्नोलॉजी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचना जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से कार्य कर सकते हैं। अंततः राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं। ये सारी बातें वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव में कही गई है। अब वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण। इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व यानी कि वर्चस्व ज़्यादा देखने को मिलता है। और आप सबको पता है विकसित देश कौन कौन से यहाँ पर, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है और ब्रिटेन है और चाइना है, वही UNO के जो देश हैं। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी हुई है। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी, पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ, परंतु श्रम के निर्बाध प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों को कम नाम है। ठीक है, विकसित देशों का ज़्यादा नाम आता है। विकसित देशों द्वारा वीज़ा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध यानी रोक लगा देते हैं। ठीक है, विकसित देश, क्योंकि अभी आपने लास्ट टाइम देखा हो ट्रम्प जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने भी NH वीज़ा जो था उससे भी बैन किया गया था, ताकि वो रोज़गार के ऊपर उन्होंने कहा था कि वो अमेरिकन्स को पहले अब रोज़गार देंगे फिर आउटसाइडर्स को देंगे, यानी जो लोग काम की तलाश में उनके देश आते हैं। तो ये उनका एक तरह से कोई भी देश का प्रेसिडेंट सोचे कि पहले उसके नागरिक को इम्पोर्टेंस दी जाए रोज़गार की, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो विकसित देश द्वारा ये एक्टिविटी करी जाती है, जो कि एक सकारात्मक भी है और अच्छी भी है, क्योंकि बाहर के जब लोग रोज़गार के लिए आते हैं तो एक देश का जो नागरिक होता है उसके लिए रोज़गार का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो कोई ऐसा गवर्नमेंट स्टेप ले रही है तो मुझे तो लगता है सही है, ताकि पहले अपने नागरिक को रोज़गार मिले फिर अन्य नागरिक को। विकसित देशों द्वारा ये हो गया है। वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सामाजिक
सरोकारों से मुंह मोड़ रही है। उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। ठीक है भाई, सामाजिक सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इससे समाज में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। ऑब्वियसली बात है, कोई अमीर पे अमीर होता जा रहा है, कोई गरीब पे गरीब होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव। सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, आज कल आप देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स को, इन सबको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की संख्या में वृद्धि हुई है। ना जाने रोज़ ट्रेंड्स आता है, रोज़ आप जैसे कि फ़ोन्स करो खरीदो, चाहे कपड़े खरीदो, तो हमेशा आपको ये लगेगा कि थोड़ा रुक जाते, नया फैशन आ जाता है या नया फ़ोन लॉन्च हो जाता। ये सारी चीज़ें, लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तनों पर दुविधा हो रही है, यानी कि जो हमारे पुराने कल्चर्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और वैसे भी ये मतलब कि जो भी हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट करी ना, सांस्कृतिक परिवर्तन की दुविधा, मतलब कि आजकल जो ज़्यादातर टीनेजर्स हैं उनको अकेलेपन की फीलिंग ज़्यादा आती है। और ये फीलिंग किसी ने क्रिएट नहीं करी, हमने खुद करी है। वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट का सही यूज़ करें तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। अगर हम पूरे दिन इंटरनेट अपने मोबाइल से चिपके रहेंगे तो हम जो हमारी रियल लाइफ है उसको, हम रियल जो हमारा बचपना होता है उसे हम खो देते हैं। इसलिए फ़ोन का यूज़ हमें अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल, इन सब के इम्प्रूवमेंट के लिए करना चाहिए। और बाकी अपना टाइम स्पेंड जब हम खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं तो फ़ोन वगैरह से दूर रहना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ जब तक आपको ज़रूरी है तब तक आप फ़ोन यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है तो आप फ़ोन साइड रखें और अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें। ठीक है, और खेल कूद पे भी ध्यान रखा करें। हाँ, ये हो गया। संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ा है। ठीक है, यानी कल्चर पे इसका गलत इफेक्ट पड़ा है। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण, जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है। ओके, अब है भारत और वैश्वीकरण। एग्ज़ाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप इसको एनसीईआरटी से कवर करना, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसमें, तो सारी बातें शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट करके दे रखी है। भारत और वैश्वीकरण। आज़ादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बने रहे। ठीक है, 1991 में लागू नई आर्थिक नीति यानी कि एलपीजी द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ और खुलेपन की नीति अपनाई। आज वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% वार्षिक दर की दर से बढ़ रही है, जो 1990 में 5.5% वार्षिक थी। भारत के अनिवासी भारतीय विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। वो अमेरिका में एप्पल्स की कंपनी में भी अगर देखोगे तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं। जो आईटी कंपनीज में अगर देखोगे तो इंडियन ज़्यादा हैं। आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल रहे हैं। अब आता है वैश्वीकरण का विरोध। वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। पहला है, राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है। आर्थिक क्षेत्र में कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद द्वारा दौर कायम करना चाहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे, यानी कि अपना कल्चर वगैरह ये सब खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड सोशल फोरम यानी WSF नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं। ये सारी चीज़ें, इनकी फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि WSF का विस्तृत नाम बताइए। ओके, 1999 में रिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ, जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों
के विरुद्ध में हुआ था। यानी जो विकसित देश है ना, वो व्यापार की कुछ इस तरीके से नीतियाँ बनाते हैं कि फ़ायदा सिर्फ उनको होगा, लेकिन जो अन्य देश हैं इसी नीति के द्वारा जो भी व्यापार करेंगे उनका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उनके खिलाफ यानी विकसित देशों के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था, विद्रोह किया गया था। ठीक है, ओके, ताकि विकासशील यानी जो छोटे देश हैं उनको भी भाई व्यापार से फ़ायदा हो, सिर्फ कुछ ताकतवर देशों को ना हो। ओके, बाकी ये हमारे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं सही गलत से, इनकी आप प्रैक्टिस करें, इनको सॉल्व करें और अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को भी ज़रूर एक बार पढ़ें। और यूट्यूब पे कहीं भी आप वीडियोस देख रहे हैं तो अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, ओके, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज की वीडियो के साथ हमारी फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाती है।